कीजिए मैडम, स्टार्ट कीजिए मैडम। हाँ सर। हाँ सर। नमस्कार। आज हम ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर समरूपता उसका कुछ गणित देखेंगे, रिवीजन करेंगे। लेकिन रिवीजन करने से पहले आपको ये बताती हूँ कि ये जो पहला चैप्टर है समरूपता, ये बोर्ड की परीक्षा में इस चैप्टर के लिए 10 मार्क जो है डिसाइड किए गए हैं। लेकिन अभी ये जो कोरोना की परिस्थिति चल रही है, इसकी वजह से हमारा कुछ पोर्शन कम किया गया है। तो हो सकता है कि वो जो 10 मार्क्स है वो कुछ कम या ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मतलब हर चैप्टर में से जो है एग्जाम में क्वेश्चन आते ही है। तो इसके लिए जो है वो 10 पॉइंट निर्धारित किए गए थे। तो आज हम जो देख रहे हैं समरूपता, समरूपता में हम देखेंगे कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको 3 बातें याद रखनी पड़ेगी। अगर वो तीनों बातें हमने ध्यान में रखी तो आप आराम से ये जो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ, ये गणित आप आराम से कर सकते हो। वो जो 3 बातें कौन कौन सी है मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप भी इसको नोट कर लो। पहला, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उन त्रिभुजों के संगत आधार और संगत ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये जो है हमारा ये सबसे पहला पॉइंट याद रखना आपको कि दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधार तथा संगत ऊंचाई के गुणनफल के बराबर होता है। ये सबसे पहला पॉइंट है जो हमको एक याद रखना है। दूसरा जो पॉइंट है हमारा, दो त्रिभुज दिए अगर उनकी ऊंचाई सेम है तो उस समय हम उनका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। तो उस समय जो नियम है कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो ये जो दूसरा पॉइंट है मैं यहाँ लिख रही हूँ, समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत आधारों के अनुपात के बराबर होता है। बराबर होता है, ये हो गया हमारा सेकेंड नियम। तीसरा जो इसमें पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट भी सेम सेकेंड के जैसा ही है। चेंज कब हो जाता है, जहां समान ऊंचाई है वहां समान आधार होगा और जहां आधार है वहां पर ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कोई दो त्रिभुज दिया है जिनके आधार सेम दिखाई दे रहे हैं लेकिन ऊंचाई अलग अलग है, उस समय हम ये जो तीसरा पॉइंट है उसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तीसरा है समान आधार, ये देखिए यहाँ पर ऊंचाई आया है समान और यहाँ मैं लिखूंगी समान आधार। ठीक है, तो समान आधार वाले त्रिभुज, समान आधार वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत ऊंचाई, सॉरी उनकी संगत ऊंचाई के
अनुपात के बराबर होता है। ये 3 पॉइंट आपको अच्छी तरह से याद रखना है। अगर ये 3 पॉइंट आप याद रखोगे तो आराम से क्षेत्रफलों का जो है वो अनुपात आप ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो ये जी 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट पर आधारित मैं आपको एक एक दो गणित जरा सा बता देती हूँ। ठीक है, तीनों पॉइंट आपने अच्छी तरह से उसको नोट करके रखा। पहला पॉइंट में हमको जो है आधार और ऊंचाई अगर दोनों दिए हैं तो दोनों का गुणनफल कर लेंगे। अगर कोई दूसरे त्रिभुज है जिसमें समान ऊंचाई दी है तो हम उसके उत्तर में आधार लिख देंगे। अगर मान लो 2 त्रिभुज दिए हैं उनके आधार सेम है तो हम उत्तर में ऊंचाई लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो 3 पॉइंट है ये आप लोगों ने नोट कर लिए। अब सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, उसमें हमारा जो नियम लगेगा पहला दूसरा तीसरे कौन सा नियम लगेगा अब हम ये देखते हैं। ठीक है, यदि किसी त्रिभुज का आधार 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तथा दूसरे त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। अभी देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। अभी मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल के अनुपात के लिए 3 पॉइंट दिए थे। इस क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में हमको आधार और ऊंचाई दोनों चीज दी हुई है। ये पहले वाले त्रिभुज का आधार और ये उसकी ऊंचाई, ये दूसरे वाले त्रिभुज का आधार और ये इसकी ऊंचाई। मतलब जो पहला नियम था हमारा हम उस नियम को यहाँ पे लगा सकते हैं कि आधार और ऊंचाई का गुणनफल करेंगे और उसको अनुपात में लिखेंगे तो हम क्या कर सकते हैं उसका क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 त्रिभुज है लेकिन उसने नाम नहीं दिया तो आप अपने मान से भी नाम दे सकते हो कि माना कि पहले त्रिभुज ए बी सी का आधार को हम बी से दिखाते हैं तो उसको हम B1 कर लेते हैं, 9 है। ठीक है, और उसकी ऊंचाई को H से दिखाते हैं तो H1 जो है वो 5 हो गया। ये पहले त्रिभुज का हो गया। अब इसी तरह से दूसरे त्रिभुज अभी PQR नाम ले लेते हैं हम लोग। तो PQR का आधार दूसरा है, इसके लिए B2 नाम दे दिया। कितना है उसका आधार 10 और उसकी ऊंचाई कितनी है H2 6। अब ये मेरे पास में आधार गुणे ऊंचाई पहले वाले त्रिभुज का, आधार गुणे ऊंचाई दूसरे वाले त्रिभुज का। तो सीधे हम अपने फार्मूले में उसको रख देते हैं। तो सबसे पहले हमको क्षेत्रफल निकालना है तो हमको यहाँ देखो त्रिभुज जो भी नाम दिया है ABC का क्षेत्रफल इतना न लिख के, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC ये उसका शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं। मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, हमको 2 त्रिभुज दिए हैं तो दोनों का क्षेत्रफल हम यहाँ लिखेंगे। अनुपात में बोला इसलिए इसको अनुपात में कर देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसी के बटे में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। ये हो गया हमारा एक साइड तो हो गई। दूसरा साइड में हम क्या लिखेंगे आधार गुणे ऊंचाई, क्योंकि अभी हमने पहला नियम पढ़ा था
आधार और ऊंचाई का गुणनफल, इसलिए बीच में गुणनफल कर दिया, आधार गुणा ऊंचाई। आधार पहले वाले त्रिभुज को हमने B1 और H1 दिखाया था, दूसरे वाले त्रिभुज का आधार B2 और ऊंचाई H2 दिखाई थी। तो ये मैंने B1 H1 B2 H2, बस अभी इनके जो भी मान हमको दिए हुए क्वेश्चन में उसको हम रख देते हैं। B1 कितना है 9, H1 कितना है 5 बटे में B2 10 और H2 6। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 5 के पारे से देखो, 5 के पारे में 10 होता है, तो 5 एकम 5, 5 दूना 10। अब 2 के पारे से 9 तो कट नहीं सकता है, लेकिन 6 और 9 जो है वो 3 के पारे में भी आता है। तो 2 तिया 6, सॉरी 3 दूना 6 और 3 तिया 9। तो यहाँ पे अभी हमारा ऊपर आया 3 और नीचे 2 दूना 4, 3 बटे 4। तो ये जो उत्तर है, एरिया ट्रायंगल ABC बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये कितना हो गया हमारे पास में 3 बटे 4। ये इस तरह से इसको सॉल्व करना है। जो 3 बातें मैंने बताई वही 3 नियम लगेगा। अब आपको देखना है कि क्या अगर आधार और ऊंचाई दिया तो दोनों का सिंपल गुणा कर दो और अनुपात में लिख दो, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में आधार और ऊंचाई दोनों दिया हुआ था। ये हमारा पहले वाले का नियम के आधार पर हो गया। अब इसी तरह से हम सेकेंड वाला जो नियम था समान ऊंचाई वाला, उसका हम एक गणित देख लेते हैं, ठीक है। अब जो सेकेंड गणित है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रही हूँ, देखिए। त्रिभुज ABC में भुजा BC पर बिंदु D इस प्रकार है कि BC बराबर 6 और BC बराबर 15, ठीक है। और हमको ज्ञात करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अनुपात एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, ये हमको ज्ञात करना है। और इसकी जो आकृति है वो देखिए, A B, ये हो गया P, ये D और ये हो गया यहाँ पर C, ठीक है। अब ये जो त्रिभुज बना है, आकृति देख के अभी हमको त्रिभुज बताना है, इसमें कौन सा नियम लगेगा। देखो यहाँ जो हमको करना है, सबसे पहले हमने देखा ABD, त्रिभुज ABD कौन सा दिखाई दे रहा है, ये B, ये वाला त्रिभुज दिख रहा है। इस त्रिभुज को अगर देखते हैं तो यहाँ पर हमको आधार दिखाई दे रहा है BD और ऊंचाई दिखाई दे रही है AP, ठीक है। अब दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो दूसरा त्रिभुज हम देखेंगे तो ये ABC, ये पूरा ऐसा बड़ा वाला त्रिभुज ABC। अब इसको देखेंगे तो इसका आधार है BC और ऊंचाई देखो त्रिभुज कैसा बना हुआ, यहीं से ऐसा आया है ना, मतलब यही उसकी ऊंचाई हो गई ना। अगर सीधा इसको अगर हम लेंगे यहाँ से तो ऊंचाई यही हो गई इसकी, जो ABD त्रिभुज की थी ये वाली ऊंचाई ही इस त्रिभुज की ऊंचाई होगी। तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज की जो ऊंचाई है वो हो गई AP, तो दोनों त्रिभुज की ऊंचाई सेम हो गई। तो हमारा जो सेकेंड नियम था कि ऊंचाई समान है, तो हम उत्तर में क्या लिखते हैं, आधार लिखते हैं, सिंपल। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी को हमको लिखना है, जिसका जो मान है। अब देखिए DC, सबसे पहले तो मैं यहाँ देखो D से लेके C तक का 6 है, B से लेके C तक 15 है, मतलब ये पूरा मुझे 15 दिया है।
अब मुझे इस BD का मान निकालना है। ये पूरा लाइन अगर 15 है, मान लो ये ABC, पूरा लाइन 15 है और यहाँ से यहाँ तक का 6 दिया हुआ है, तो बाकी का ये कैसे निकालेंगे हम? इधर का जो बच गया 15 में से 6 को घटा देंगे, ठीक है। तो 15 में से अगर हम 6 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9, क्योंकि 9 और 6 15, ये पूरा लाइन कितना जाएगा? 15 का, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखिए, ये पूरा लाइन BC बराबर इसके 2 भाग कर दिए, BD धन DC, BD धन DC। इनका मान रख दो, जिसका जो भी मान रखा दिया रहेगा। BC का मान हमारे पास में कितना है? 15। BD का मान हमारे पास नहीं है, हमको ज्ञात करना है, इसलिए हमने BD लिखा। DC का मान है 6। अब PD का मान निकालना है, इसलिए 6 को यहाँ पक्षांतर कर दो। यहाँ प्लस है तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा। 15 में से 6 गया तो कितना बचा? 9। BD का मान हो गया 9, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया ये 9, ठीक है। देख भी सकते हो कि 9 और 6 जोड़ेंगे तो पूरा 15 मिलता है। अब मेरे पास में ये पहले वाले त्रिभुज का आधार भी आ गया, दूसरे वाले त्रिभुज का भी आधार मेरे पास दिया है, और ऊंचाई तो दोनों में सेम दी हुई है, ठीक। तो चलो अभी हम अपना नियम लगाते हैं। जो हमारा फार्मूला है कि एरिया जो उसने यहाँ दिया है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में उसने वर्ड्स में लिखा था, शब्दों में, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल ज्ञात करो, ऐसा उसने वर्ड्स लिखा था। लेकिन यहाँ उसने ऐसा दिया हुआ है संकेत, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। इसका अर्थ भी यही होता है कि दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात ही निकालना है, ठीक। तो सीधा ये जो दिया उसको हमने यहाँ लिख दिया, त्रिभुज ABD बटे में त्रिभुज एरिया ऑफ त्रिभुज ABC। आपको दिखाई दे रहा है कि दोनों त्रिभुज में ऊंचाई समान है। तो जो हमारा नियम था कि समान ऊंचाई वाले त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनके आधार के अनुपात के बराबर होता है। मतलब ऊंचाई समान है तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? आधार। इसका आधार B1 समझो, इसका आधार B2 समझ लो। तो जो भी इनका मान होगा, पहले वाले का आधार है BD, दूसरे वाले त्रिभुज का आधार है BC DC। तो BD का मान अभी हमने कितना निकाला? 9, ठीक है। एक ABC ना, BC, और दूसरा वाला जो आधार है हमारे पास में ये कितना है? 15। तो ये हमारा इसका उत्तर आ गया। अगर इसको हम काट सकते हैं तो जितना संक्षिप्त रूप इसको दे सकते हैं हम, उतना उसको देना है। 3 के पाड़े से देखे तो 3 तिया 9 और 3 पचे 15। तो ये मेरे पास में आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बराबर 3/5। क्वेश्चन बस इतना याद रखो, यहाँ जो भी मान दिए रहते हैं उसी मानों को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। बस ध्यान रखना है कि पूरा, जैसा भी मेरे को पूरा मान दिया था BC का, लेकिन मुझे BD नहीं था, इसलिए मैंने को उसको सॉल्व करके यहाँ निकालना पड़ा, ठीक है। कभी कभी वो पूरा दिया भी रहता है, तो अगर हमको यहाँ आधार दिया है तो हम आधार लिख देंगे, ऊंचाई दिया है तो हम ऊंचाई लिख देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड नियम के अनुसार। तीसरा जो हमारा था कि समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल। अब हम देखते हैं, इसमें हमने ऊंचाई समान देख ली। अब हम जो एक और देखते हैं, आपको प्रैक्टिस कराते हैं कि जिसका आधार समान हो। अब आधार समान है तो हमको आकृति से भी आपको पहचानना आना चाहिए। जो भी नाम उसने दिया है उसको उस आकृति में देखो, और उस आकृति की सहायता से आपको ध्यान रखना है कि इसमें आधार सेम है या इसमें ऊंचाई सेम है, ठीक है। तो सीधा ऊंचाई सेम होगी तो आप उत्तर में आधार लिख दो, आधार सेम होगा तो आप उत्तर में ऊंचाई लिख दो, ठीक। अब अगला जो मैं क्वेश्चन यहाँ लिख रही हूँ, संलग्न आकृति में, आकृति बनाती हूँ मैं अभी।
अब जो हमको आकृति दी हुई है उस आकृति में हमको BC लंब दिया हुआ है AB पर, AD लंब AB पर, BC का मान है 4 और AD का मान है 8। तो हमको एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB ज्ञात करना है। देखिए, तीनों गणित में ज्ञात वही चीज करनी थी, एरिया, लेकिन अलग अलग प्रकार से लिखा गया था। पहले वाले में वर्ष में लिखा था क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। सेकेंड वाला जो मैंने अभी बताया उसमें एरिया ट्रायंगल ABC और अनुपात का चिन्ह दिया हुआ था, है ना। इसमें जो है इसमें इस रूप में दे दिया है। तीनों की तीनों गणित में सेम ही इसी टाइप से लिखना था, लेकिन उसने 3 प्रकार से अलग अलग करके दिया है। और इसकी जो आकृति है अभी देखो मैं यहाँ बनाती हूँ। ABC और ये हो गया D। ये याद रखना, जहां पे भी इस टाइप से चिन्ह बना है तो ये जो चिन्ह हमेशा बना होता है, ये चिन्ह हमेशा लंब का चिन्ह होता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये जो हो गया हमारा लंब हो गया, यहाँ से ये वाला भी हमारा लंब, लंब मतलब ऊंचाई हो गई। और दोनों त्रिभुज देखेंगे तो ये ऊपर वाला जो त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, इस ऊपर वाले त्रिभुज का आधार AB और ऊंचाई BC ऐसा बना हुआ है ना। ABC ये इस तरह से बना है, तो ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गई, क्योंकि ऊंचाई सीधी होती है हमेशा। और नीचे वाले त्रिभुज को अगर देखेंगे तो ये इस तरह से बना हुआ है, सॉरी ये ऐसा बना है, तो ये आधार हो गया और ये ऊंचाई हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं हम, क्योंकि हमको ABC बोला है तो हमने इस ABC त्रिभुज को देखा और दूसरा ADB ये नीचे वाले त्रिभुज को देखा। दोनों त्रिभुजों में ये जो AB भुजा है वो कॉमन दिख रही है। कॉमन मतलब दोनों त्रिभुज में उसका नाम आ रहा है ABC और ABD। ठीक है, इसलिए उसको हम कॉमन बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो AB है दोनों त्रिभुज में है और दोनों त्रिभुज का वो आधार है, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुज का आधार सेम हो गया। तो तीसरा नियम जो हमारा था कि समान आधार वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। तो देखो यहाँ BC का मान 4 था तो ये 4 लिख दिया, AD का मान 8 था तो ये 8 लिख दिया। तो मैंने अभी आपको पहले बताया, ऊंचाई सेम है तो उत्तर में हम आधार लिखते हैं, आधार सेम है तो उत्तर में हम ऊंचाई लिखते हैं। जो भी क्वेश्चन में दिया है उसको बस हम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो चलो अभी हम लिखते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर, इन दोनों में हमको आधार सेम दिखाई दे रहा है, इसका मतलब उत्तर हमारा ऊंचाई में आएगा। ऊंचाई को हम H1 H2 से भी दिखा सकते हैं, अगर आप चाहे तो इनका यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है BC और AD। हाँ, लिखते समय ये चीज ध्यान रखना, क्या चीज आपको ध्यान रखनी है, ABC अगर ऊपर लिखा है तो उसका ऊंचाई हो चाहे उसकी तो वो ऊपर ही आनी चाहिए, इसको उल्टा लिखना नहीं है, नहीं तो आप घाई घाई में यहाँ पर AD और यहाँ पर BC लिखोगे तो आपका उत्तर जो है वो उल्टा आएगा। ठीक है, याद रखना, जिस त्रिभुज का नाम हमने ऊपर लिखा है उसी त्रिभुज का हो चाहे उसी त्रिभुज की ऊंचाई है वो ऊपर आनी चाहिए। ये BC और ये AD, और इनका मान रख दो, BC का मान कितना है 4 और AD का मान कितना है 8, काटो 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB बराबर 1/2। ठीक है,
तो ये जो 3 चीजें मैंने आपको याद रखने को बोली थी, वो तीनों पर आधारित हमने एक एक गणित देखे कि जब हमको ऊंचाई और आधार दोनों दिया तो हम दोनों का गुणा यहाँ कर लेंगे, ऊंचाई गुणा आधार, ऊंचाई गुणा आधार। और अगर हमको केवल ऊंचाई दी होगी, आधार समान होगा, तो हम ऊंचाई लिख देंगे। और अगर हमको आधार दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम इसको यहाँ पर आधार लिख देंगे। वो क्वेश्चन में लिख के देगा आपको समान आधार है या समान ऊंचाई है, और नहीं तो इस तरह से आपको आकृति देगा। जैसे यहाँ पे उसने कुछ लिखा ही नहीं था कि क्या सेम है, तो इस आकृति से देखेंगे तो हमको तुरंत समझ में आएगा कि आधार दोनों में सेम है, इसलिए उत्तर में ऊंचाई आएगा। ठीक है, ये चीज जो है आपको थोड़ा सा आगे देखते हैं। समानुपात का मूलभूत प्रमेय, ठीक है, उस पर आधारित कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से किया जाता है वो मैं आपको आज बताती हूँ। समानुपात का मूलभूत प्रमेय। सबसे पहले तो ये प्रमेय क्या है ये हमको मालूम होना चाहिए, उसी पर आधारित हम उसके क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर प्रमेय हमको मालूम नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे ना। ठीक है, तो ये जो है समानुपात का मूलभूत प्रमेय, मैं बस आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। समानुपात का मूलभूत प्रमेय है कि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह भुजा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये देखो, यदि किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर या अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करे तो वह रेखा अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। समान अनुपात में विभाजित करती है। अब इसको जो है देखो, आकृति की सहायता से मैं आपको समझाती हूँ कि किसी त्रिभुज, ये यहाँ मैंने एक त्रिभुज बनाया, किसी त्रिभुज के किसी एक भुजा, तीन भुजा है मेरे पास में, ए बी बी सी और ए सी, तो किसी भी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, तो ये बी सी है, इसके समांतर ये मैंने रेखा खींच दी। समांतर मतलब कैसे, रेल के पटरी के जैसा ना, ये रेखा मैंने खींच दी। उसकी अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर, देखो यहाँ पर एक प्रतिच्छेदित कर रहा है, एक यहाँ पे प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो ये अलग अलग पॉइंट हो गए ना, इसलिए दो भिन्न बिंदु बोल दिया उसने। तो रेखा उन दो भुजाओं को, ये जो मैंने रेखा खींची है, ये जो मैंने भुजा खींची है, वो ये दोनों भुजाओं को समान भागों में अनुपात में विभाजित करता है। मतलब जितने एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। कुछ नहीं, आपको बस इतना रखना है, इस टाइप का जैसा आपको आकृति दिखाई दिया वहां पे आपको समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगाना है। और आकृति में क्या दिख रहा है
त्रिभुज की जो 3 आकृति थी उसमें ये तीसरी आकृति को तो कुछ नहीं है, लेकिन ये जो तीसरी भुजा का कुछ नहीं किया है, लेकिन ये जो 2 भुजा है वो 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है, एपी और पीबी, ए क्यू और क्यू सी। तो जो भी भुजा हमको 2 भागों में बटी हुई दिखाई दे रही है उसको हमको लिखना है, इस भुजा को लिखना नहीं है, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब देखो इस पर आधारित हम गणित कर सकते हैं। हमको यहाँ पे एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी, ये 1 2 3 4 चीजें हैं, चारों का मान रख के अगर उत्तर बराबर आ गया, क्योंकि नियम हमारे क्या है, उसने समान अनुपात में विभाजित करता है, इसका मतलब एपी बटे पीबी बराबर ए क्यू बटे क्यू सी। देखो ये जो 2 भुजा आपस में उसने 2 भुजाओं के भाग अलग अलग भाग किए ना, 2 वही चीज मैंने यहाँ लिखी, पहली वाली लाइन के 2 भाग और दूसरे वाले लाइन के 2 भाग, और इनके जो भी मान दिए होंगे वो यहाँ लिख दो और उसको सॉल्व कर दो, ठीक है। और अगर ये दोनों उत्तर के बीच में, देखो दोनों के बीच में क्या है, बराबर, इसका मतलब अगर दोनों का उत्तर सेम आया है तो वहां पर हमारा क्या हो जाएगा, ये जो भुजा है ये समांतर हो जाएगी। ये भी हम दिखा सकते हैं, सिद्ध करने के लिए कोई क्वेश्चन आता है कि ये वाली रेखा समांतर है या नहीं बताइए, तो उसके लिए भी यही समानुपात का मूलभूत प्रमेय लगेगा, ठीक है। बस ये आकृति ध्यान में रखना आपको, समानुपात के मूलभूत प्रमेय की आकृति कैसे होती है। एक त्रिभुज और एक भुजा के समांतर ये रेखा खींची, और ये रेखा खींचने के बाद में ये जो 2 बाकी भुजा थी ये 2 भागों में बटी हुई है, उन्हीं को यहाँ लिखना है। लिखते समय ध्यान रखना, मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये जो एक भुजा है ये 2 भागों में बटी है, इन्हीं दोनों को एक साइड में लिखना है, नहीं तो क्या एपी बटे क्यू लिख दोगे, ठीक है। ध्यान रखना इस भुजा की बात कर रहे हैं, तो ये भुजा 2 भागों में बटी दिखाई दे रही है, इसलिए इसको एपी बटे पीबी एक साइड में, ये दूसरे साइड की भुजा इसलिए इसको दूसरे साइड में, ठीक है। तो चलो हम इस पर आधारित एक गणित आपको बता देती हूँ। आकृति याद रखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये किस थ्योरम पर, किस प्रमेय पर आधारित है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आकृति बनाती हूँ, ए बी सी, ये हो गया डी और ये हो गया ई, ठीक है। अब मेरे पास जो क्वेश्चन है इसका, त्रिभुज ए बी सी में डीई समांतर बीसी, ये देखिए डीई समांतर बीसी, ये बीसी के समांतर मैंने डीई लाइन खींची हुई है, जहां पर डीबी का मान 5.4 दिया है और एडी का मान 1.8 है, ईसी का मान 7.2, तो हमको ज्ञात क्या करना है, एई। आप देखिए मैंने आपको बताया था आकृति ध्यान में रखना है, ये आकृति आपको अगर ध्यान में आई तो आप पता तुरंत बोल दोगे कि अरे ये तो समानुपात के मूलभूत प्रमेय की आकृति के जैसी है, तो सही है ना, समानुपात के मूलभूत प्रमेय की आकृति के जैसे ही दिखाई दे रही है, तो हमको वही नियम लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए आकृति ध्यान में रखो। तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था कि जो भुजा 2 भागों में बट रही है उनको हम यहाँ लिखते हैं, और लिखते समय ये वाली भुजा 2 भागों में इधर लिखना है, दूसरी वाली भुजा को दूसरे साइड में लिखना है, ठीक है। तो चलो लिखते हैं हम लोग, एडी बटे डीबी, सबसे पहले तो जो भी हमको दिया हुआ है हम उसको भी लिख देंगे, डीई सॉरी डीबी बराबर यहाँ से एई बटे ईसी, और ये हमारा कौन सा नियम लगाया हमने यहाँ पे, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, ठीक है, समानुपात के मूलभूत प्रमेय से। अब इनका जो भी मान है वो मान रखते हैं,
मान रखने पर, तो चलो अभी मान रखते हैं। आप चाहे तो इस आकृति में वो मान भी रख सकते हो और उसके बाद उसको देख देख के यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ डी बी कितना है 5.4, डी से लेके बी तक ये देखिए ये 5.4, ए से लेके डी तक 1.8 और ई सी ये 7.2 और आपको क्या ज्ञात करना है ए ई। इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि हमने ये जो लिखा हुआ है वो इसको देख के ही हम आसानी से लिख सकते हैं ना। आप तुरंत यहाँ से देख देख के मान रख दो। ए डी कितना है 1.8, डी बी 5.4 बराबर ए ई तो हमको ज्ञात करना है, जगह पर लिखा 7.2। अब मुझे निकलना है इसलिए इसका क्या पड़ेगा तो पर ये जो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखनी है, आप जो भी स्टेप यहाँ कर रहे हो उसको यहाँ साइड में लिखना जरूरी है। आप मान रख रहे हो तो वहां लिखोगे, मान रखने पर आप तिर्यक गुणा कर रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा तिर्यक गुणा करने पर, ठीक है। तो चलो अभी 1.8 मल्टीप्लाई बाय 7.2 अपॉन 5.4 ये आ जाएगा हमारा ए का मान, ठीक है। अब अगर देखेंगे तो देखो यहाँ 2 पॉइंट दिए हुए हैं दशमलव, यहाँ 1 दशमलव है, तो चाहे तो 1 दशमलव से ये दशमलव भी आप इसको हटा सकते हो, 1 दशमलव को आप रख सकते हो, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको इसको सॉल्व करना है, ये देखो ऐसा करके अब इसको सॉल्व करना है तो आप किसके पाड़े से इसको सॉल्व कर सकते हैं, 2 के पाड़े में अभी 18 आता है, ये भी कर सकते हैं। आपको जिस पाड़े से आप इसको कट करना चाहते हो उससे कर सकते। अभी देखो 9 के पाड़े में अगर देखेंगे तो 9 दूना 18 और ये कितना आएगा 9 6 54, ये हो गया 6 बार कटा। फिर से ये 2 1 कम 2 2 तिया 6 3 हो गया। अब ऊपर यहाँ कुछ नहीं लेकिन यहाँ 7.2 बाकी है और यहाँ पे 3 बाकी है, तो ये कटता है क्या देखते हैं हम लोग, हाँ इससे 3 दूना 6, ठीक है, लेकिन यहाँ तो 7 1 बच गया ना, ये यहाँ मैंने 1 ले लिया तो ये कितना हुआ 12, तो 3 चौक 12 कट गया, ये भी पूरा कट गया। लेकिन याद रखो ये 24 मैंने लिखा है, यहाँ पर पॉइंट 1 बाकी था क्योंकि ऊपर 2 पॉइंट थे नीचे 1 पॉइंट था, है ना, तो ये उत्तर में 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ गया ए ई जो हो गया 2.4 सेंटीमीटर, क्योंकि हमको ये सब सेंटीमीटर में दिया था इसलिए ए का मान भी हमारा सेंटीमीटर में आया 2.4, ये लिखा 2.4, ठीक है। ये समानुपात का मूलभूत प्रमेय, आप बस आकृति ध्यान में रखिए, 4 में से कोई भी 3 दिया रहेगा, चौथा आप याद कर सकते हो, मान रखना है सीधा और हल करना है। और यही चीज जो अभी आपको मैंने बताई, 2 भुजा जो है उन दोनों ही भुजाओं को यहाँ लिखना है, तीसरी भुजा जो है जो कट नहीं की गई है उससे हमको कोई यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ये जो 2 भुजा, इधर वाली भुजा को एक साइड में, इधर वाली भुजा के जो 2 भाग है वो एक साइड में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समानुपात के मूलभूत प्रमेय पर आधारित एक क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। क्योंकि कोई कोई चीज ऐसा है ना थोड़ा सा इजी रहता है, उसको बस समझ में आना चाहिए हम लोगों को। अभी यहाँ मैंने एक लिखा क्वेश्चन, त्रिभुज पी क्यू आर में पी एम बराबर 15, पी क्यू बराबर 25, हेलो, पी क्यू बराबर 25, पी आर बराबर 20, एन आर बराबर 8, तो हमको बताना है, तो बताइए कि रेखा एन एम भुजा आर क्यू के समांतर है क्या।
और हमको यहाँ पर कारण भी लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास में यहाँ आकृति है, ये देखिए। P Q R और N M। देखिए, अभी मैंने आपको बोला आकृति को देखकर आपको याद रखना पड़ेगा, याद आना ही चाहिए कि कौन से प्रमेय की या कहाँ पर यूज होता है। अभी हमने देखा था कि यह आकृति समानुपात के मूलभूत प्रमेय की आकृति के जैसी है ना। तो इसका मतलब इसमें वही लगाना पड़ेगा, नियम समानुपात का मूलभूत प्रमेय, क्योंकि हमने समानुपात का मूलभूत प्रमेय क्या बोला था कि ये वाली भुजा जो है NM इस भुजा के समांतर है, तो ये जो भाग बनते हैं PN बटे NR और PM बटे MQ ये बराबर होते हैं। समांतर रेखा होगी तो ये चीजें बराबर होगी। यही था ना हमारा समानुपात का मूलभूत प्रमेय, और आकृति भी हमको उसी की दिखाई दे रही है, तो कोई नियम इसमें लगाएंगे, समानुपात के मूलभूत प्रमेय का नियम। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया PN बटे NR बराबर PM बटे MQ। अब इनका मान रख दीजिए। मान रखने पर, और ये नियम कहाँ से लगाया हमने, समानुपात का मूलभूत प्रमेय से, तो हमको वो भी लिखना पड़ेगा कि ये कहाँ से आया, समानुपात का मूलभूत प्रमेय। ठीक है, तो PN कितना है, एक मिनट, यहाँ से हमको PM 15, PQ 25, देखो ये पूरा 25 है, 25 में से ये 15 हो गया तो ये 10 बच गया। उसके बाद में PR ये पूरा हमको कितना दिया हुआ है, 20 दिया है, और NR 8 दिया है, ये चीज 8 है, तो ये कितना हो गया, 12। आप इसको यहाँ पे सॉल्व भी कर सकते हैं साइड में, जैसे इसके पहले सॉल्व करना मैंने आपको बताया था कि PQ बराबर PM धन MQ, PQ का मान 25, PM का मान 15 और MQ का मान हमने निकाल लिया यहाँ पर 10, है ना। इसी तरह से इधर वाले का भी हमको निकालना है। यहाँ से हमको PR जो बड़ी भुजा है उसको लिखना है, और जो दो भाग बने हैं उनको, PN और NR। PR का मान हमको 20 है, PN का मान हमको कितना दिया हुआ है, सॉरी PN का मान हमको निकालना है और NR का मान 8 है, तो यहाँ से PN का मान आ गया 12। ये देखिए यहाँ मैंने आप लिखा हुआ है। अब ये जो था हमारा समीकरण 1, इससे हमको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से अब हम यहाँ आते हैं। समीकरण 1 में मान रखने पर, चलो PN कितना आया अपने पास, PN 12, NR कितना आया 8, PM कितना है 15 और MQ कितना है 10। अब इसको अब काटते समय याद रखना है, तिरछा या तिर्यक काटना नहीं है, इनको आपस में ऐसे ही काटना है, ऊपर और नीचे अंश और हर ऐसा काटना है। तो देखो 8, 2 के पाड़े में भी देखते हैं तो 8 और 12 आता है, और 4 के पाड़े में भी 8 और 12 आता है, 4 से 4 दूना 4 तिया 12। याद रखो मैंने अंश और हर को काटा है, तिर्यक गुणा करके नहीं काटा अभी, ठीक है। और यहाँ से 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15। ऐसा पहाड़ आपको देखना है कि ऊपर वाला नीचे वाला उसी पहाड़े से कटे। 5 से काटना है तो दोनों 5 से कटना चाहिए, 4 से है तो दोनों 4 से कटना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या 3/2, यहाँ पे भी क्या है 3/2, बीच में कौन सा चिन्ह है मेरे पास, बराबर का है ना। तो इसका मतलब ये दोनों चीजें बराबर आ गई, LHS और RHS। अब ये दोनों तो बस हम लिख देंगे, क्योंकि हमारा जो समानुपात का मूलभूत प्रमेय था कि ये जो भुजाओं का अनुपात बराबर में आता है, तो तीसरी भुजा जो है वो उसके समांतर होती है। तो सीधे अपने हमको पूछा था कि रेख NM और RQ समांतर है, तो सीधा हम लिख देंगे, इसलिए रेख NM समांतर का चिन्ह लगाएंगे और रेख RQ। ठीक है, बस यही है इसका जो लिखना था कि ये दोनों बराबर है। ये जो PN बटे NR बराबर PM बटे MQ है,
इसलिए एन एम समांतर हो जाएगी आर क्यू। ठीक है, तो ये आपको बस आकृति देख के याद रखना है कि समानुपात का मूलभूत प्रमेय है या हमको क्या निकालना है। जैसे इसके पहले मैंने आपको क्षेत्रफल का अनुपात बताया था, उसमें भी आपको 3 चीजें याद रखनी थी। थोड़ा सा आपको अभी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आप उसको याद रखोगे तो आराम से उसको सॉल्व कर सकते हो। अभी हमारे पास में टाइम है, अब हम प्रैक्टिस ही करेंगे। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको लिखित करनी है। यहाँ पे हम समझाते हैं, आपको समझ में आता है, लेकिन जब लिखने जाते हो तो समझ में नहीं आता। इसलिए जितना प्रैक्टिस कर सकते हो उतना लिखने का प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज हमारा ये यहाँ पर इतना खत्म हुआ, जहाँ मैंने आपको 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात के बारे में थोड़ा बताया और समानुपात का मूलभूत। हाँ, अगर किसी को कुछ किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना पूछना है है तो प्रश्न तो बच्चों हाथ उठाओ, हाथ उठाओ बच्चों। ओके मैडम। हाँ, हाँ सर, हेलो मैडम। थैंक यू सर। हाँ ओके। हाँ सर ओके बोलिए। मैम। ओके सर, थैंक यू। हाँ, बंद करते लेक्चर। हाँ मैडम। हाँ हाँ सर।